नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री कृष्णा। आज अपन एक नए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है उत्तक। उत्तक अंग्रेजी में कहते हैं टिश्यू। उत्तक क्या है, टिश्यू क्या है, कैसे ये काम करता है, क्या इसका संगठन है, क्या इसके काम है। तो उत्तक एक नया टॉपिक है अपना। उत्तक यानी टिश्यू किसे कहते हैं उत्तक। उत्तक को समझने से पहले अपन बेसिक बात देखेंगे। शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है सेल। शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है सेल, कोशिका। कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती हैं दोस्तों? टिश्यू बनाती हैं। कोशिकाएं मिलकर बनाती हैं टिश्यू, उत्तक। टिश्यू होता क्या है? टिश्यू होता है दोस्तों एक सेल है, ऐसी बहुत सारी सेल जब मिलकर एक ग्रुप बना लेती हैं तो उस ग्रुप को हम क्या कहते हैं? टिश्यू। कोशिकाओं का समूह है, क्या कहलाता है? उत्तक कहलाता है। कोशिकाओं का समूह है जिसकी उत्पत्ति, संरचना और कार्य क्या हो? समान हो, उत्तक कहते हैं। उत्तक किससे बनता है? कोशिका से। जब बहुत सारी कोशिकाएं मिल जाती हैं और एक ग्रुप बनाती हैं तो वह ग्रुप जिसकी उत्पत्ति, संरचना और कार्य समान हो उसे उत्तक कहते हैं। अब उत्तक के बारे में हम देखते हैं कि उत्तक कितने प्रकार के हैं। तो मित्रों, उत्तक होते हैं दो प्रकार के। एक तो होता है प्लांट टिश्यू, पादप उत्तक, और एक होता है जंतु उत्तक जिसको कहते हैं एनिमल टिश्यू। पादप उत्तक और जंतु उत्तक दो प्रकार के हैं। पादप उत्तक, प्लांट टिश्यू, पादप उत्तक के शब्द किसने दिया और जंतु उत्तक शब्द किसने दिया? तो दोस्तों, पादपों के लिए उत्तक शब्द दिया था एक वैज्ञानिक ने जिसका नाम था एन ग्रीन। प्लांट के लिए उत्तक शब्द दिया एक वैज्ञानिक ने जिसका नाम था एन ग्रीन। जबकि एनिमल के लिए उत्तक शब्द दिया एक वैज्ञानिक ने जिसका नाम था बाइकार्ड। पादपों के लिए उत्तक शब्द दिया एन ग्रीन ने, जंतुओं के लिए उत्तक शब्द दिया बाइकार्ड ने। उत्तक का अध्ययन क्या कहलाता है? तो उत्तक का अध्ययन, टिश्यू का अध्ययन औत्तिकी कहलाता है। औत्तिकी को कहते हैं हिस्टोलॉजी। और हिस्टोलॉजी का पिता, फादर ऑफ हिस्टोलॉजी कौन है दोस्तों? बाइकार्ड है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें टिश्यू का अध्ययन किया जाता है उसे हिस्टोलॉजी या औत्तिकी कहते हैं। इसके पिता है बाइकार्ड। टिश्यू दो प्रकार के हुए, एक तो प्लांट टिश्यू और एक एनिमल टिश्यू। अब हम उत्तकों के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे पादप उत्तक। पादप उत्तक क्या है, किसे कहते हैं, और ये इसकी संरचना क्या है और इसका कार्य क्या है, किस प्रकार से शरीर में जरूरी होते हैं। तो सबसे पहले अपन देखेंगे पादप उत्तक। पादप उत्तक को कहते हैं प्लांट टिश्यू। पादप उत्तक या प्लांट टिश्यू। तो दोस्तों, पादप उत्तक, प्लांट टिश्यू को हम दो भागों में बांटते हैं, डिवाइड करते हैं। एक तो आता है विभज्योतक, और एक आता है दोस्तों स्थायी उत्तक। विभज्योतक जो उत्तक है यह निरंतर विभाजन करने वाला उत्तक है। इसको कहते हैं मेरिस्टेमेटिक। यह विभाजन स्थायी रूप से बंद कर देता है, स्थायी उत्तक है। इसको कहते हैं परमानेंट टिश्यू। देखो, विभज्योतक उत्तक क्या है? विभज्योतक उत्तक किसे कहते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है दोस्तों? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या विभज्योतक उत्तक वह उत्तक जिसकी कोशिकाएं निरंतर विभाजन करती हैं। अर्थात कोशिकाएं निरंतर कैसी हैं? विभाजन करती हैं, निरंतर विभाजन। कोशिकाएं निरंतर क्या करती हैं दोस्तों? विभाजन करती हैं। कोशिकाएं कैसी हैं दोस्तों इस उत्तक की? इस उत्तक की कोशिका होती है जीवित कोशिका, लिविंग सेल्स। और इसकी जो कोशिका भित्ति है वह एक पदार्थ से बनती है जिसका नाम है सेलुलोज। दोस्तों, सेलुलोज से जो भी कोशिका भित्ति बनती है वह कोशिका भित्ति कैसी है? जीवित। इसकी कोशिकाओं के बीच कोई रिक्त स्थान होता है क्या? नहीं, अर्थात रिक्त स्थान एब्सेंट है।
रिक्त स्थान क्या है दोस्तों? एब्सेंट, अनुपस्थित। फिर कोशिकाएं कैसी हैं? कोशिकाएं बहुभुजी होती हैं दोस्तों। बहुभुजी मतलब लगातार है, टाइल के समान ऐसी लगातार कोशिकाएं होती हैं। इन कोशिकाओं के बीच कोई रिक्त स्थान नहीं होता। इन कोशिकाओं के बीच कोई रिक्त स्थान नहीं होता। और ये कोशिकाएं कैसी होती हैं दोस्तों? केंद्रक युक्त। तो इस उत्तक की कोशिकाएं लगातार होती हैं, बहुभुजी होती हैं, इनके बीच केंद्रक पाया जाता है, इनमें निरंतर विभाजन होता है, ये जीवित हैं और ये कोशिकाएं कैसी हैं? विविध सेलुलोज से बनी होती हैं। विभज्योतक जो उत्तक है, यह उत्तक निरंतर विभाजन करता है और जिसमें जो निरंतर विभाजन होते हैं दोस्तों, वो विभाजन होते हैं समसूत्री, माइटोसिस डिवीजन होते हैं इस उत्तक में। अर्थात इसकी कोशिकाएं लगातार विभाजन करती रहती है। और लगातार विभाजन कौन सा करती है? समसूत्री। और विभाजन करके ये फिर क्या बनाती है दोस्तों? स्थायी उत्तक। यानी स्थायी उत्तकों का निर्माण इसी उत्तक से होता है। किससे? विभज्योतक से, मेरिस्टेमेटिक उत्तक से। इनके बीच कोई रिक्त स्थान नहीं है, कोशिकाएं लगातार है, जुड़ी हुई है, इनमें केंद्रक पाया जाता है। इन कोशिकाओं में दोस्तों क्या मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया मिलने के कारण इनमें निरंतर क्या होती है? उपापचय क्रियाएं। उपापचय यानी मेटाबॉलिक एक्टिविटी, इनमें उपापचय मेटाबॉलिक एक्टिविटी निरंतर होती है। माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, ये निरंतर वर्धनशील होती है, निरंतर ग्रोथ करने वाली कोशिकाएं होती हैं। किसकी? विभज्योतक की। विभज्योतक जो उत्तक है, यह उत्तक मुख्य रूप से पादप में सभी जगह मिलता है, यूनिवर्सल टिश्यू है और इस टिश्यू के द्वारा पादप में विभाजन होता है, जिसे पादप की क्या होती है? ग्रोथ होती है। क्योंकि जो स्थायी उत्तक है उसका निर्माण इसी से होता है। यह मेरिस्टेमेटिक जो शब्द था वो एक वैज्ञानिक ने दिया था जिसका नाम था नेगेली। नेगेली नामक साइंटिस्ट ने मेरिस्टेमेटिक शब्द दिया था, जबकि उत्तक शब्द दिया था पादप के लिए एन ग्रू ने, जंतु के लिए किसने दिया था? बाइकार्ड ने। तो दोस्तों विभज्योतक के बाद में हम देखते हैं कि यह उत्तक कितने प्रकार का है, यानी मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू है वह कितने प्रकार का होता है। तो विभज्योतक है, इसके अलग अलग प्रकार होंगे। विभज्योतक मेरिस्टेमेटिक, इस टिश्यू के अलग अलग प्रकार होंगे। अलग अलग प्रकार को हम देखते हैं। पहला प्रकार देखते हैं, इसका प्रकार देखते हैं ओरिजिन। ओरिजिन उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर यह अलग अलग प्रकार का है। पहला आता है प्रोमेरिस्टेम। प्रोमेरिस्टेम, प्रोमेरिस्टेम का मतलब है प्राक विभज्योतक। कौन सा विभज्योतक? प्राक विभज्योतक। यह विभज्योतक सबसे पहले बनता है और सबसे पहले बनता है, यानी इसकी जो विभज्योतकीय कोशिकाएं हैं इनकी उत्पत्ति सबसे पहले होती है और यह विभज्योतक बनाता है अगला टिश्यू जिसको कहते हैं प्राथमिक विभज्योतक। प्राथमिक का मतलब प्राइमरी। यह विभज्योतक क्या बनाता है दोस्तों? प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, प्राथमिक विभज्योतक। प्राथमिक विभज्योतक फिर विभाजित होकर कौन सा बनाता है? द्वितीयक विभज्योतक। द्वितीयक मेरिस्टेमेटिक, द्वितीयक यानी सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब दोस्तों काम की बात क्या है? उत्पत्ति के आधार पर पहले प्रोमेरिस्टेम, फिर प्राइमरी और फिर सेकेंडरी। अब जो सेकेंडरी है, यह सेकेंडरी क्या करता है दोस्तों? यह ग्रोथ के लिए जिम्मेदार है। ग्रोथ यानी वृद्धि। अर्थात ये क्या बनाता है? एधा। एधा आगे चल के पढ़ेंगे, एधा को कहते हैं कैम्बियम। यह कैम्बियम दो प्रकार की होती है, एक तो होती है वेस्कुलर कैम्बियम, एक होती है कोर कैम्बियम। तो एधा के कारण पादप की मोटाई में वृद्धि होगी, जिसको हम सेकेंडरी ग्रोथ या द्वितीयक वृद्धि कहते हैं। यानी पादप की ग्रोथ के लिए, वृद्धि के लिए कौन सा उत्तक जिम्मेदार है? सेकेंडरी मेरिस्टेमेट। ये लाइन इंपोर्टेंट है। यह क्या है दोस्तों? स्थायी उत्तकों में बदल जाता है, परमानेंट टिश्यू में बदल जाता है। जबकि ये सबसे क्या है? प्राइमरी, सबसे इनिशियल है, प्रारंभिक है, ये प्राइमरी बना रहा है। उत्पत्ति के आधार पर तीन प्रकार का होगा दोस्तों। उत्पत्ति के बाद में आगे देखते हैं तो देखते हैं कार्य के आधार पर। कार्य के आधार पर यानी फंक्शन के आधार पर, FUNCTION, फंक्शन के आधार पर कितने प्रकार का है? तो फंक्शन के आधार पर है दोस्तों प्रोटोडर्म। प्रोटोडर्म, प्रोटोडर्म क्या बनाता है दोस्तों? प्रोटोडर्म बनाता है बाह्य त्वचा। बाह्य त्वचा, बाह्य त्वचा में क्या आती है दोस्तों? एपिडर्मिस। पादप की सबसे बाहरी परत का नाम क्या है? एपिडर्मिस।
हमारी जो त्वचा है ऐसे ही पादपों में त्वचा होती है। इस पादपों की त्वचा को हम कहते हैं एपिडर्मिस या अधिचर्म। कौन बनाया? प्रोटोडर्म, कार्य के आधार पर। दूसरा आता है ग्राउंड मेरिस्टेम, GROUND, ग्राउंड मेरिस्टेम। ग्राउंड मेरिस्टेम क्या बनाता है दोस्तों? आंतरिक भाग बनाता है, पादप का आंतरिक भाग। आंतरिक भाग में क्या क्या आता है दोस्तों? कोर्टेक्स आता है, कोर्टेक्स। कोर्टेक्स से बाहर हाइपोडर्मिस थी, एंडोडर्मिस अधस त्वचा, एंडोडर्मिस और पित्त। प्रोटोडर्म, ग्राउंड मेरिस्टेम। प्रोटोडर्म बाहर की परत बना रहा है जिसको हमने एपिडर्मिस का, ग्राउंड मेरिस्टेम आंतरिक भाग बना रहा है। और सबसे अंदर मिलता है वेस्कुलर पार्ट, जिसमें क्या आता है दोस्तों? जाइलम और फ्लोएम आते हैं, यानी कि ग्राउंड मेरिस्टेम के भीतर मिलता है वेस्कुलर भाग, संवहन भाग में मिलते हैं जाइलम और फ्लोएम। अगला जो इसका प्रकार है दोस्तों वो है स्थिति के आधार पर। स्थिति यानी ये ऊतक है, ये पोजीशन के आधार पर कैसा है? पोजीशन, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पोजीशन या स्थिति के आधार पर मुख्य रूप से 3 प्रकार का है। पहला है एपिकल। एपिकल को कहते हैं दोस्तों शीर्षस्थ, एपिकल को कहते हैं शीर्षस्थ। दूसरा है पार्श्व, पार्श्व को कहते हैं लेटरल। और तीसरा है अंतर्वेशी, अंतर्वेशी को कहते हैं इंटरकेलेरी। तो एपिकल शीर्षस्थ, ये हुआ पार्श्व और ये हुआ अंतर्वेशी। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एपिकल शीर्षस्थ विभज्योतक पादप के शीर्ष भाग पर पाया जाता है, जैसे जड़ के शीर्ष पर और रूट, यानी जड़ के शीर्ष पर, जड़ कहां जाती है? ग्राउंड में। तो जड़ के शीर्ष पर और तने के, यानी रूट एंड शूट, जड़ और तना का शीर्ष भाग कौन बनाता है? एपिकल मेरिस्टम, शीर्षस्थ विभज्योतक। लेटरल, पार्श्व, पार्श्व विभज्योतक पादप की पार्श्व स्थिति में मिलता है ऐसे, और इसके कारण पादप की क्या होती है दोस्तों? मोटाई बढ़ती है, मोटाई में वृद्धि होती है। और मोटाई में वृद्धि को हम क्या कहेंगे? सेकेंडरी ग्रोथ। इंपॉर्टेंट शब्द है। पादप की मोटाई में वृद्धि कौन से विभज्योतक के कारण होती है? लेटरल या पार्श्व। तीसरा है इंटरकैलरी। इंटरकैलरी में क्या है दोस्तों? इंटरकैलरी में जो पादप है इसमें बीच में स्थायी ऊतकों के बीच ये पाया जाता है, और ये स्थायी ऊतकों के बीच बीच में पाया जाता है, और यह मिलता है पार्व तथा पार्व संधि, पार्व तथा पार्व संधियों पर पाया जाता है। कौन पाया जाता है? इंटरकैलरी। जैसे पोदीना हुआ और अन्य पादप हुए बीजपत्री, उनकी पार्व तथा पार्व संधियों के बीच इंटरकैलरी। इंटर का मतलब दोस्तों बीच बीच में, स्थायी ऊतकों के बीच बीच में पाया जाने वाला कौन सा है? अंतर्वेशी। इंपॉर्टेंट यही है क्या कि सेकेंडरी ग्रोथ क्या है? पादप की मोटाई का बढ़ना क्या कहलाता है? सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ कौन से ऊतक से होती है? आपको कहना है पार्श्व विभज्योतक से। पार्श्व विभज्योतक किसका प्रकार है? विभज्योतक का, मेरिस्टेमेट का। किस आधार पर? स्थिति के आधार पर। ये इंपॉर्टेंट है। तो स्थिति के आधार पर हमने देखा। अब हम देखते हैं दोस्तों कुछ सिद्धांत हैं, पादप में कुछ सिद्धांत हैं जो जड़ और तने की शीर्ष भागों की वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। यानी कुछ सिद्धांत हैं। सिद्धांत को हम देखते हैं किस आधार पर देखते हैं दोस्तों? सिद्धांत को हम देखेंगे डायग्राम के आधार पर, जो मैं आपको अभी बता रहा हूं। देखो, एक सिद्धांत आता है दोस्तों जिसको कहते हैं त्वचाजन, त्वचा हिस्टोजन थ्योरी कहते हैं, हिस्टोजन थ्योरी। ये एक सिद्धांत है किसके? जड़ और तने की मोटाई को देखने के लिए या समझने के लिए वैज्ञानिकों ने कुछ धारणाएं दी। इन धारणाओं को कहते हैं विभज्योतक के सिद्धांत। एक सिद्धांत है जिसका नाम है हिस्टोजन। हिस्टोजन सिद्धांत किसने दिया? पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो है फॉर हिस्टोजन और है फॉर हेंस्टीन। हिस्टोजन सिद्धांत किसने दिया दोस्तों? हेंस्टीन ने दिया। हिस्टोजन सिद्धांत उत्तकजन सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार एक पादप की जड़ या तने में 3 स्तर बनते हैं। कितने स्तर? 3। सबसे अंदर, बाहर और सबसे बाहर। सबसे बाहर जो स्तर बनता है उसको कहते हैं डर्मेटोजन। डर्मेटोजन। इसके अंदर बनता है वल्कुटजन।
वल्कुटजन, वल्कुटजन को कहते हैं पेरिब्लम, पेरिब्लम। इसके अंदर की तरफ बनता है प्लीरोम, प्लीरोम, प्लीरोम को कहते हैं रंभजन, रंभजन। तो दोस्तों 3 स्तर याद रखने हैं। यह सबसे बाहर का स्तर है त्वचाजन, त्वचाजन। देखो इसमें कुछ नहीं है, बेसिक बात है। पादप का वह भाग जो भूमि से बाहर होता है उसको तना कहते हैं। पादप का वह भाग जो भूमि के अंदर रहता है उसको जड़ कहते हैं। तना और जड़ में इसके अंगों की उत्पत्ति या इसकी मोटाई किस प्रकार से होती है, इसके लिए वैज्ञानिकों ने कुछ मत दिए, कुछ सिद्धांत दिए। उन सिद्धांतों को हम एक धारणा के रूप में देख रहे हैं। पहली धारणा है हिस्टोजन। हिस्टोजन का मतलब है उत्तकजन। इस सिद्धांत को किसने दिया? है फॉर हिस्टोजन, है फॉर हैंस्टीन। ओके। दूसरा, इसके अनुसार कितने जनन स्तर बने? 3 जनन स्तर बने। कौन कौन सा जनन स्तर बना? देखो सबसे बाहर का जो जनन स्तर है उसको कहते हैं त्वचाजन। त्वचाजन की अंग्रेजी है डर्मेटोजन। उसके अंदर जो बना उसको कहते हैं वल्कुटजन, पेरिब्लम। और जो सबसे अंदर बना वो क्या है? रंभजन। 3 जनन स्तरों से पादप के क्या बनेगी? मोटाई बनेगी, अलग अलग अंग बनेंगे। देखो त्वचाजन से क्या बनेगी दोस्तों? त्वचा। किसकी त्वचा? पादप की त्वचा। और पादप की त्वचा को हम किस नाम से जानेंगे? एपिडर्मिस। किस नाम से जानेंगे दोस्तों? एपिडर्मिस। तो त्वचाजन से क्या बनी? एपिडर्मिस का निर्माण हुआ। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है हिस्टोजन थ्योरी के अनुसार एपिडर्मिस किससे उत्पन्न होती है, ये क्वेश्चन बनता है। तो हमारा क्या होगा आंसर? डर्मेटोजन से क्या बनती है? एपिडर्मिस। त्वचाजन से क्या बनती है? त्वचा। त्वचा का नाम क्या है? एपिडर्मिस। आगे अपन चलते हैं तो क्या हुआ कि पादप में एपिडर्मिस के भीतर क्या है। तो दोस्तों मैं थोड़ा सा बेसिक आपको करवा दूं, 1 मिनट 2 मिनट लगेंगी। कि पादप के हम जब विभिन्न भागों को देखते हैं तो वे भाग हमें किस प्रकार से दिखाई देते हैं। तो मैं एक बेसिक डायग्राम बना रहा हूं। सबसे बाहर मिलती है त्वचा। पादप की त्वचा को हम क्या कहेंगे? एपिडर्मिस। हमारी भी त्वचा क्या कहलाती है? एपिडर्मिस। इसके भीतर पादप में क्या मिलती है? हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस। इसके भीतर हाइपोडर्मिस। और ये क्या है दोस्तों? कोर्टेक्स। ये क्या है? कोर्टेक्स। और कोर्टेक्स में एक ये परत होती है, इस परत को कहते हैं एंडोडर्मिस। क्या कहते हैं दोस्तों? एंडोडर्मिस। और ये है रंभ। इस रंभ में क्या क्या है? तो रंभ में कई चीजें आती हैं दोस्तों। रंभ में एक तो आता है पित्त। पित्त को कहते हैं PITH, पित्त। पित्त का मतलब है मज्जा, पित्त या मज्जा। एक तो ये आता है। दूसरा क्या आता है दोस्तों? दूसरा आता है मज्जा रश्मियां, मज्जा रश्मियां। और तीसरा क्या आता है? संवहन बंडल, संवहन उत्तक। दोस्तों संवहन उत्तक इंपॉर्टेंट है, आगे पढ़ेंगे। संवहन उत्तक का नाम है जाइलम और फ्लोएम। ये बेसिक बात है। जो पहली बार प्लांट टेक्सोनोमी या पादप उत्तक का पहली बार अध्ययन कर रहे हैं उनके लिए मैं स्पष्ट रूप से समझा रहा हूं, धीरे धीरे समझा रहा हूं, एक बार नहीं 2 बार समझिएगा। देखो पादप के जड़ और तने के विभिन्न भागों के निर्माण को समझने के लिए वैज्ञानिकों ने अलग अलग धारणाएं दी। पहली धारणा का नाम है हिस्टोजन थ्योरी। है फॉर हिस्टोजन, है फॉर हैंस्टीन। इस थ्योरी के अनुसार पादप में कितने जनन स्तर बने? 3। कौन कौन सा? सबसे बाहर क्या बना? त्वचाजन। त्वचाजन क्या बनाया? त्वचा। त्वचाजन को क्या कहा? डर्मेटोजन। इससे क्या बनी? एपिडर्मिस। इसके अंदर घुसे तो अंदर क्या बना? वल्कुटजन। अंग्रेजी में क्या कहा? पेरिब्लम। सबसे अंदर घुसे तो क्या आया? रंभजन। अब ये इनसे अलग अलग भाग बनेंगे। जैसे पादप का सबसे बाहरी भाग एपिडर्मिस। एपिडर्मिस किससे बन गया? डर्मेटोजन से। दूसरा भाग हाइपोडर्मिस और कोर्टेक्स। तो कोर्टेक्स भाग किससे बनेगा? तो दोस्तों कोर्टेक्स भाग बनेगा वल्कुटजन से। वल्कुटजन क्या है? पेरिब्लम। पेरिब्लम से क्या बनेगा? कोर्टेक्स बनेगा। कोर्टेक्स में क्या क्या आता है? हाइपोडर्मिस, कोर्टेक्स और एंडोडर्मिस। फिर तीसरा भाग क्या है? रंभजन। रंभजन क्या बनाता है? रंभ। रंभ को क्या कहते हैं? स्टील। इस रंभ में क्या क्या आता है दोस्तों? पित्त या मज्जा आती है। और क्या आता है? मज्जा रश्मियां आती है। और क्या आता है? संवहन उत्तक, जाइलम और फ्लोएम। ये सारी चीजें आती हैं। और ये थ्योरी इंपॉर्टेंट है, इसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब इसके बाद में अपन देखते हैं दोस्तों कि इस थ्योरी के बाद अब काम की बात यह है कि जड़ और तने का अनुप्रस्थ काट देखेंगे तो उस अनुप्रस्थ काट में हमें क्या क्या दिखाई देगा। तो आपको देखना है सबसे बाहर एपिडर्मिस, फिर अंदर हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस उपस्थित होती भी है, नहीं भी होती, जड़ और तने में अलग अलग है। हाइपोडर्मिस के अंदर क्या मिला? कोर्टेक्स। कोर्टेक्स के अंदर क्या मिला? एंडोडर्मिस।
एंडोडर्मिस के अंदर क्या मिला, रंध्र। यानी एक जड़ और तने में क्या क्या पाया जाता है, किस काट में, अनुप्रस्थ काट में, ये चीजें क्रम से होती हैं। और ये थ्योरी मैंने आपको बता दी। तो इसके बाद में अगली थ्योरी हम देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट थ्योरी है, पहली आ गई हिस्टोजन थ्योरी, दूसरी आ गई कोरपर कैपे। कोरपर कैपे थ्योरी दी एक वैज्ञानिक ने जिसका नाम था स्वीप। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कोरपर कैपे थ्योरी किसने दी, स्वीप ने। इस थ्योरी के अनुसार देखो क्या है, इस थ्योरी के अनुसार पादप में जो दो स्तर बनते हैं, एक तो ये अंदर का केंद्रीय भाग बनता है और दूसरा ये बाहर का भाग बनता है। तो अंदर का भाग और बाहर का भाग, ये दो भाग बनते हैं। बाहर जो भाग बनेगा उसका नाम अलग होगा। देखो दोस्तों, कोरपर और कैपे। कोरपर बनाता है इसका बाहरी भाग और कैपे बनाता है इसका आंतरिक भाग। कैपे बनाता है आंतरिक भाग किसका, जड़ और तने का। तो जड़ और तने का बाहरी भाग बनाता है कोरपर कोशिकाएं और आंतरिक भाग बनाता है कैपे कोशिकाएं। बाहरी भाग और आंतरिक भाग दो, यानी टीएस काट में ज्यादा नई बात बताता। इसके अनुसार पादप में दो जनन स्तर बनते हैं, एक बनता है कोरपर, एक बनता है कैपे। बाहरी स्तर बनाता है कोरपर, आंतरिक स्तर बनाता है कैपे। यह सिद्धांत किसने दिया, स्वीप नामक वैज्ञानिक ने दिया। तीसरी थ्योरी है दोस्तों, पहली क्या थी, हिस्टोजन, दूसरी क्या है, कोरपर कैपे, और तीसरी क्या है दोस्तों, तीसरी थ्योरी है, पहली क्या थी, त्वचाजन, दूसरी कोरपर कैपे, और तीसरी थ्योरी क्या है दोस्तों, तीसरी थ्योरी एक वैज्ञानिक ने दी थी जिसका नाम था स्मिड नामक वैज्ञानिक ने 1924 में यह थ्योरी दी थी। इस थ्योरी के अनुसार पादप में दो स्तर बनते हैं। कितने स्तर बनते हैं, दो स्तर, बाहरी और आंतरिक। बाहरी और आंतरिक स्तर दो स्तर बनते हैं किसके अनुसार, स्मिड के अनुसार। बाहरी स्तर का नाम क्या है दोस्तों, ट्यूनिका, और आंतरिक स्तर का नाम क्या है दोस्तों, कार्पस। ट्यूनिका स्तर क्या बनाता है दोस्तों, बाहरी कोशिका, और कार्पस क्या बनाता है, आंतरिक भाग। कार्पस से क्या बनते हैं, पादप के आंतरिक भाग। तो जड़ और तने में बाहरी भाग बनाता है ट्यूनिका की कोशिकाएं और आंतरिक भाग बनाता है कोर्पस की कोशिकाएं। और यह सिद्धांत दिया था स्मिड ने। सिद्धांत का नाम क्या हुआ, ट्यूनिका कार्पस। सिद्धांत का नाम हुआ दोस्तों ट्यूनिका कार्पस। ट्यूनिका कार्पस थ्योरी किसने दी, स्मिड नामक वैज्ञानिक ने दी। ओके, तो इस ये बेसिक बातें हैं दोस्तों, कुछ सिद्धांत हैं। डायरेक्ट एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है वैज्ञानिक का नाम। तीन थ्योरी थी। पहली थ्योरी हमने क्या पढ़ी, पहली थ्योरी पढ़ी हिस्टोजन, उत्तक जन, हिस्टोजन। दूसरी थ्योरी कोरपर कैपे, और तीसरी थ्योरी पढ़ी, क्या पढ़ी, ट्यूनिका कार्पस। ये तीन थ्योरी आ गई जड़ और तने की अनुप्रस्थ काट को समझने के लिए। अब हम आगे चलते हैं, तो दोस्तों हम देखते हैं विभज्योतक के बाद में आता है स्थायी उत्तक। स्थायी उत्तक को हमने क्या नाम दिया, परमानेंट टिश्यू, स्थायी उत्तक। यह तीन प्रकार का है, एक तो है सरल, दूसरा है जटिल, और तीसरा है विशिष्ट। सरल, जटिल और विशिष्ट। देखो दोस्तों, सरल सिंपल, जटिल कॉम्प्लेक्स, विशिष्ट स्पेसिफिक। सरल उत्तक में क्या क्या आता है, सरल उत्तक में तीन आते हैं दोस्तों। क्या क्या आता है, मर्दूतक को हम क्या कहेंगे, पैरेनकाइमा। दूसरा आता है स्थूल कोणोतक को क्या कहेंगे, कोलनकाइमा। और तीसरा क्या आता है दोस्तों, दृढ़ोतक को क्या कहेंगे, स्क्लेरनकाइमा। अंग्रेजी के शब्द होना जरूरी है क्योंकि कुछ नीट पीएमटी के बच्चे, कुछ बड़ी एग्जाम के बच्चे भी इनको देखेंगे तो उनके अंग्रेजी मीडियम में ज्यादा आते हैं ये शब्द। तो सरल उत्तक में क्या क्या है, मर्दूतक, स्थूल कोणोतक और दृढ़ोतक। जटिल में क्या आएगा, तो दोस्तों जटिल जो उत्तक है, उस जटिल उत्तक में दो उत्तक आएंगे जटिल में। एक तो आएगा दोस्तों जाइलम और एक आएगा दोस्तों फ्लोएम। जाइलम
और फ्लोएम, ये आप सबने नाम सुने होंगे, पादप उत्तक हैं, जाइलम और फ्लोएम। विशिष्ट में आती हैं दोस्तों ग्रंथियां, एक तो होती हैं बहिस्रावी और एक होती हैं आंतरिक। तो बाहरी और आंतरिक ग्रंथि विशिष्ट में आती हैं। क्लियर? अब हम एक एक अध्ययन करेंगे। एग्जाम की दृष्टि से इंपोर्टेंट, सुपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है मर्दूतक का, पैरेन्काइमा का, स्थूल कोणोत्तक का और दृढ़ ऊतक का। यहां से एग्जाम में, जनरल कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखो अब हम एक एक चीज को अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आया मित्रों? सबसे पहले हमारे पास आया मर्दूतक। मर्दूतक क्या है? तो दोस्तों जो मर्दूतक है उसको हमने क्या नाम दिया? मर्दूतक को हमने नाम दिया पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा मर्दूतक के काम क्या करता है दोस्तों? तो पादप में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाले उत्तक का नाम है पैरेन्काइमा या मर्दूतक। यह उत्तक पादप का यूनिवर्सल उत्तक कहलाता है, अर्थात पादप के प्रत्येक भाग में क्या मिलता है? पैरेन्काइमा मिलता है, मर्दूतक। नाम इसका देखो क्या है? मृदु। मृदु का मतलब क्या हुआ दोस्तों? सॉफ्ट। सॉफ्ट का मतलब क्या समझे आप? जीवित। अर्थात इस उत्तक की कोशिकाएं जीवित होती हैं। और दोस्तों जो जीवित कोशिका है उस जीवित कोशिका का निर्माण किससे होगा? तो जो भी कोशिका जीवित होगी प्लांट टैक्सोनॉमी में वह सेलुलोज से बनेगी। तो इस उत्तक की कोशिकाएं सेलुलोज से बनती हैं। लेकिन खास बात क्या है? इस उत्तक की कोशिकाओं के बीच रिक्त स्थान होगा। इस उत्तक की कोशिकाओं के बीच खाद्य पदार्थों का संचय होगा। इस उत्तक की कोशिकाओं के बीच हवा भरी रहेगी। इस उत्तक की कोशिकाओं के बीच विशिष्ट कोशिकाएं तारे जैसी हो सकती हैं। टेनिन, गोंद और रवे आदि का संग्रह हो सकता है। और इस उत्तक में हरित लवक भी पाया जाता है। किसमें दोस्तों? पैरेन्काइमा में। तो पैरेन्काइमा क्या है आपका? मर्दूतक। मर्दूतक की मुख्य बात क्या है? सबसे पहले तो ये कैसी कोशिकाएं हैं? जीवित। दूसरी बात क्या है? इसमें निरंतर क्या होता है? विभाजन। निरंतर विभाजन होता है। तीसरी बात क्या है? इसमें रिक्त स्थान होता है। हाँ, रिक्त स्थान होता है, इसमें रिक्त स्थान होता है। अगली बात क्या है? इसमें हरित लवक पाया जाता है। बिल्कुल साहब, क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक इसमें होगा। इसके अलावा क्या है? इसमें क्या है? अपशिष्ट पदार्थ या खाद्य पदार्थों का क्या होगा? संचय होगा। खाद्य पदार्थों का संचय। ये सुपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये कैसा उत्तक है? यूनिवर्सल। किसका? पादप का। पादप में पाए जाने वाला यूनिवर्सल उत्तक कौन है? मर्दूतक। नाम देखो, इसके नाम के ऊपर जाओ आप। मर्दू। मर्दू का मतलब जीवित। जीवित का मतलब सॉफ्ट। सॉफ्ट का मतलब सेलुलोज। वह उत्तक जो सेलुलोज से बनता है, वह उत्तक जिसकी कोशिका जीवित होती है, वह उत्तक जिसमें हवा भरी रहती है, वह उत्तक जिसमें हरित लवक पाया जाता है, और वह उत्तक जो पादप के सभी अंगों में मिलता है, उसका नाम क्या है दोस्तों? उसका नाम है मर्दूतक या पैरेन्काइमा। आओ आगे आओ। अब देखते हैं इसमें काम की बात क्या है एग्जाम की दृष्टि से। एग्जाम की दृष्टि से इसकी काम की बात बताता हूं आपको। यदि इस उत्तक की कोशिकाओं के बीच खाली जगह है और उस खाली जगह में हवा घुस गई, हवा घुस गई, इसका मतलब उसको क्या मिलेगी? फ्लोटिंग मिलेगी। अर्थात कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो जल में या पानी में पाए जाते हैं, तैरते रहते हैं। तो तैरेगा कौन? जिसमें हवा होगी। हवा क्या देगी? उत्प्लावता। तो यदि इस उत्तक की कोशिकाओं के बीच हवा भरी है, तो हवा भरी है तो इसको क्या नाम देंगे? एरेन्काइमा। एरेन्काइमा का क्या फायदा है? पादप को तैरने के लिए क्या मिलती है? हेल्प मिलती है, क्योंकि हवा भरी है। हवा भरी है तो इसका नाम क्या होगा? एरेन्काइमा। दूसरा है, यदि इसमें हरित लवक है, तो हरित लवक है तो इसको क्या कहोगे दोस्तों? तो हरित लवक है तो इसे क्या नाम देंगे? क्लोरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा क्या है? वह मर्दूतक जिसमें हरित लवक पाया जाता है। और हरित लवक होगा तो दोस्तों भोजन बनेगा, और भोजन बनेगा तो क्या होगा? भोजन बनेगा तो मजे होंगे, स्वपोषी होगा। हरे पादप भोजन बनाते हैं किसके द्वारा? हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट के द्वारा। नाम क्या हुआ? क्लोरेन्काइमा। तो बढ़िया क्वेश्चन बना। मर्दूतक का काम क्या है? मर्दूतक का काम भोजन को बनाना, यानी फूड स्टोरेज भी है। भोजन का स्टोरेज कौन करेगा? मर्दूतक करेगा। ओके, आगे देखो। इसमें कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं हो सकती हैं, और विशेष प्रकार की कोशिकाएं होंगी तो उनको हम कहेंगे विचित्र कोशिका। विचित्र कोशिका का अंग्रेजी एक नया शब्द है जिसको कहते हैं इडियोब्लास्ट।
विचित्र कोशिका को अंग्रेजी में क्या कहते हैं दोस्तों? इडियोब्लास्ट। इस विचित्र कोशिका में क्या है? इस विचित्र कोशिका में अपशिष्ट पदार्थ जैसे गोंद, जैसे टेनिन, जैसे पेक्टिन, जैसे सेलुलोज, कुछ पदार्थ इकट्ठे होकर कोशिकाओं को विशेष आकार दे देते हैं। इन कोशिकाओं को कहते हैं विचित्र कोशिका। तो विचित्र कोशिका किसमें पाई जाती है? आप कह देना मर्दूतक या पेरेन्काइमा में पाई जाती है। कुछ कोशिकाएं विशेष प्रकार की हो जाती हैं और उनको कहते हैं ताराकार। ताराकार को कहते हैं स्टीरियोलेट। तो इसमें भी कोशिकाएं तारे के समान हो जाती हैं। कुछ कोशिकाएं स्पेशल हैं जिनको कहते हैं प्रोजनकाइमा। तो प्रोजनकाइमा भी क्या है दोस्तों? हरित लवक है। तो हरित लवक में कौन सा? मर्दूतक है। और यह मर्दूतक क्या काम करता है? मर्दूतक के बाद में अगला उत्तक कौन सा आता है दोस्तों? स्थूल कोणोत्तक। स्थूल कोणोत्तक के लिए अंग्रेजी शब्द जरूर ध्यान रखना, कोलनकाइमा। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है? स्थूल कोणोत्तक भी जीवित उत्तक है, अर्थात इस उत्तक की कोशिकाएं भी मर्दूतक के समान सेलुलोज से बनती हैं। यह पादप के जीवित भागों में पाया जाता है। पादप के जीवित भागों का मतलब क्या समझे? पादप के वे भाग जो जीवित होते हैं उनमें यह मिलता है। इंपोर्टेंट, सुपर इंपोर्टेंट इसका क्वेश्चन क्या है? द्विबीजपत्री पादपों में पाया जाने वाला प्राथमिक यांत्रिक उत्तक कौन है? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। तो वह उत्तक कौन है? स्थूल कोणोत्तक या कोलनकाइमा। द्विबीजपत्री पादप। दोस्तों पादप कितने प्रकार के हैं? द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री। तो द्विबीजपत्री जिसको हम कहते हैं डाइकोट, तो द्विबीजपत्री या डाइकोट प्लांट का प्राथमिक यांत्रिक उत्तक कौन है दोस्तों? प्राथमिक यांत्रिक उत्तक कौन है? स्थूल कोणोत्तक। खास बात, इस उत्तक की कोशिकाएं भी किससे बनती हैं? इस उत्तक की कोशिकाएं भी दोस्तों क्या है? जीवित। इस उत्तक की कोशिकाएं भी किससे बनती हैं दोस्तों? सेलुलोज से। इस उत्तक की कोशिकाएं जीवित हैं, सेलुलोज से बनी हैं। और इन कोशिकाओं में भी क्या है? इन कोशिकाओं में दोस्तों रिक्त स्थान नहीं होता, लेकिन यह लचीलापन है, अर्थात यह कैसा उत्तक है? लचीला। कई बार आंधी, तूफान या मौसम खराब हो जाता है तो पादप पूरा जमीन के पास टिक जाता है, अड़ जाता है और वापस अपनी जगह आ जाता है। अर्थात प्लांट में जो फ्लेक्सिबिलिटी है, जो लचीलापन है, जो यांत्रिक सामर्थ्य है, वह कौन देता है? स्थूल कोणोत्तक। कोशिकाएं कैसी हैं? जीवित। किससे बनती हैं? सेलुलोज से। खास बात, इस उत्तक में भी क्या बन सकता है? भोजन। क्यों बन सकता है? क्योंकि इस उत्तक में क्या होता है दोस्तों? हरित लवक, अर्थात इसमें भी हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जिसके कारण खाद्य पदार्थ का संचय कर सकता है या करता है। कौन? स्थूल कोणोत्तक। स्थूल क्यों कहते हैं दोस्तों? ये इंपॉर्टेंट चीज है। इसको स्थूल कहने का कारण है, इसमें पेक्टिन एक पदार्थ है, कार्बोहाइड्रेट प्रकृति का पदार्थ है। पेक्टिन और सेलुलोज और हेमीसेलुलोज, पेक्टिन, सेलुलोज और हेमीसेलुलोज, ये जो पदार्थ हैं, इन पदार्थों का संचय होता है और संचय होने से इनके क्या बनते हैं? स्थूलन बनते हैं। और स्थूलन के कारण इसको हमने क्या नाम दे दिया? स्थूल कोणोत्तक। स्थूल कोणोत्तक में स्थूलन किसके कारण है? पेक्टिन, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज। अब पेक्टिन, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज सभी क्या है? कार्बोहाइड्रेट प्रकृति के पदार्थ। इस पेक्टिन के कारण, किसके कारण दोस्तों? पेक्टिन के कारण इसमें जल अवशोषण की क्षमता आती है। किसमें? स्थूल कोणोत्तक में। तो स्थूल कोणोत्तक में जल अवशोषण की क्षमता यानी वाटर एब्जॉर्प्शन की जो क्षमता है वो किसके कारण आती है? पेक्टिन के कारण आती है। यह पादप को क्या देता है? फ्लेक्सिबिलिटी। तो आंधी आती है, तूफान आता है, पौधा हिलता है, जमीन के टिकता है, फिर वापस आता है, तो ये किसके कारण है? स्थूल कोणोत्तक के कारण। यह पादप में प्राथमिक यांत्रिक उत्तक है, जो द्विबीजपत्री पादपों की मुख्य विशेषता है। इसमें भी हरित लवक के कारण भोजन संचय होता है। इसकी कोशिकाएं जीवित हैं। इसकी कोशिकाएं किससे बनती हैं? सेलुलोज से बनती हैं। क्लियर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब स्थूल कोणोत्तक के बाद में आगे चलते हैं तो आता है दृढ़ोत्तक। दृढ़ोत्तक इंपॉर्टेंट शब्द ये है कि यह उत्तक क्या है? मृत। और मृत का कारण है लिग्निन। दोस्तों जहां आपको लिग्निन मिल जाए वहां फिक्स है कोशिका की मृत्यु हो गई।
तो कोशिका की मृत्यु होगी तो कोशिका कैसी होगी, दृढ़ और कठोर। तो कोशिका दृढ़ और कठोर हो जाती है किसके कारण, लिग्निन के कारण। और लिग्निन के कारण यह दृढ़ और कठोर हो गई तो यह पादप को क्या देगी दोस्तों, यांत्रिक सहारा, यांत्रिक सहारा देगी और मजबूती देगी। यानी इस उत्तक का मुख्य काम क्या है, पौधे को मजबूती देना। और इसके उदाहरण क्या आएंगे, रेशे, रेशे या फाइबर। फाइबर या रेशे दो प्रकार के होंगे दोस्तों, एक तो होगा जाइलम रेशा और एक क्या होगा दोस्तों, फ्लोएम रेशे। जाइलम रेशे और फ्लोएम रेशे किससे बनते हैं, दृढ़ोतक से। और इस दृढ़ोतक से कुछ विशेष कोशिकाएं पाई जाती हैं जिनको दृढ़ कोशिका कहते हैं। क्या कोशिका, दृढ़ कोशिका। और दृढ़ कोशिका को अंग्रेजी में कहते हैं स्टोन सेल। अब ये कहां मिली दोस्तों, हमने नाशपाती खाई है, उस नाशपाती को खाते हैं तो नाशपाती के अंदर बीज निकलते हैं। तो नाशपाती के जो बीज हैं वो किससे बनते हैं दोस्तों, दृढ़ोतक से बनते हैं। दृढ़ोतक क्या है, मृत उत्तक है, जो कि लिग्निन के कारण कोशिकाएं कैसी हो जाती हैं, मृत हो जाती हैं। इसके उदाहरण क्या है, रेशे। रेशे आते हैं दो प्रकार के, जाइलम रेशे और फ्लोएम रेशे। तो फाइबर होता है दृढ़ोतक और दृढ़ोतक में क्या है दोस्तों, कोशिकाएं लिग्निन के कारण कैसी हैं, डेड। तो ये हुआ दोस्तों कौन सा, सरल उत्तक। सरल के बाद में दूसरा कौन सा चलता है, जटिल। जटिल उत्तक दो हैं, कौन कौन से, एक तो है दोस्तों जाइलम, जाइलम, और एक क्या है दोस्तों, फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम क्या है, जाइलम और फ्लोएम दो उत्तक हैं जो जटिल हैं। इन दोनों को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं दोस्तों, दोनों को संयुक्त रूप से कहते हैं समवन उत्तक। समवन उत्तक की अंग्रेजी क्या अपनी, वेस्कुलर बंडल। जाइलम और फ्लोएम को संयुक्त रूप से वेस्कुलर बंडल है, जटिल उत्तक है। जाइलम का काम क्या है दोस्तों, रूट या जड़ से जल और खनिज लवणों का अवशोषण करके पादप के शीर्ष भागों तक पहुंचाने का काम जो उत्तक करता है उसको जाइलम कहते हैं। जाइलम का काम है जड़ों से जल और खनिज लवणों को पादप के शीर्ष भागों तक ले जाना, शीर्ष तक, नीचे से ऊपर कौन ले जाएगा, जाइलम। जाइलम का एक नाम और है, इसको हेड्रोम भी कहते हैं। जाइलम को क्या कहते हैं, हेड्रोम, जबकि इसको क्या कहते हैं, लेप्टोम। फ्लोएम को लेप्टोम कहते हैं, फ्लोएम को बास्ट भी कहते हैं। फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम पौधे में जो भोजन बन गया उस भोजन का वितरण करता है। भोजन बनाने के लिए जल और खनिज लवणों को कौन ले जाता है, जाइलम। और जब पत्तियां भोजन बना देंगी तब भोजन को वितरण करने का काम कौन करेगा, फ्लोएम। अब देखो जाइलम है, इस जाइलम में क्या क्या मिला, तो जाइलम के अंदर मिला दोस्तों चार घटक मिलते हैं। जाइलम और फ्लोएम में कितने घटक मिलते हैं, चार, 1 2 3 और 4। जो कॉमन है वो है रेशे। रेशे कौन कौन से, इधर तो हो जाएगा जाइलम रेशे, इधर हो जाएगा क्या दोस्तों, फ्लोएम रेशे, ये कॉमन है फ्लोएम रेशे। रेशे दोनों में पाए जाते हैं। इधर हो जाएगा जाइलम मर्दूतक, जाइलम मर्दूतक, और इधर हो जाएगा फ्लोएम मर्दूतक। ये तो दोनों में नाम से ही है दोस्तों, इनको रटने की जरूरत नहीं है। रेशे दोनों में होते हैं, जाइलम के रेशे जाइलम रेशे, फ्लोएम के रेशे फ्लोएम रेशे। मर्दूतक दोनों में है, जो जाइलम में है उसको जाइलम मर्दूतक, जो फ्लोएम में है उसको फ्लोएम मर्दूतक। अब पहली दो चीजें ये सुपर इंपोर्टेंट है। तो जाइलम में क्या मिलता है दोस्तों, तो जाइलम में मिलता है क्या क्या मिलता है, जाइलम में मिलता है दोस्तों वाहिनिका, वाहिनिका, वाहिनिका को कहते हैं ट्रेकिड्स, ट्रेकिड्स जाइलम में मिलती है ट्रेकिड्स। और वाहिका, वाहिका को क्या कहते हैं, वेसल्स। जाइलम में सुपर इंपोर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन देता है, वाहिनिका और वाहिका, ट्रेकिड्स और वेसल्स किस में मिलती हैं, जाइलम में। इधर आओ, इधर मिलती है फ्लोएम में चालनी नलिका, चालनी नलिका, अंग्रेजी कहते हैं इसकी सीव ट्यूब्स, सीव ट्यूब, चालनी नलिका। दूसरी क्या बनी, चालनी नलिका के बाद में सहकोशिका, सुपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इन दोनों से क्वेश्चन आता है। सहकोशिका क्या है, कंपेनियन सेल, कंपेनियन सेल सुपर इंपोर्टेंट है, दोनों इंपोर्टेंट है इनके लिए। देखो जाइलम, जाइलम में चार घटक पाए जाते हैं। पहला क्या था, वाहिनिका, दूसरा वाहिका, जाइलम मर्दूतक, जाइलम रेशे। फ्लोएम में कितने घटक हैं, चार, चालनी नलिका, सहकोशिका, फ्लोएम रेशे और फ्लोएम मर्दूतक। जाइलम का काम क्या है, जड़ों से जल और खनिज लवणों को शीर्ष भागों तक ले जाना।
फ्लोएम का काम क्या है? शीर्ष भागों में बने हुए भोजन को पौधे में वितरित करना। किसका काम है? फ्लोएम का। 4 घटक आपने देख लिए, 2 कॉमन है, इनको रटने की कोई जरूरत नहीं है, कॉमन है। रेशा और मर्दूतक दोनों में है, जो जिस नाम से उससे करना है। याद इतना रखना है, वाहिनिका और वाहिका किसमें मिलती है? जाइलम में। तो जाइलम में क्या मिलती है दोस्तों? वाहिका और वाहिनिका, यानी जो जाइलम है वो क्या रखता है? वाहिका और वाहिनिका, वाहिका और वाहिनिका, यानी जावा। याद कैसे रखोगे? जावा। जावा एक द्वीप का नाम है, तो जा से क्या करोगे? जाइलम। वा से क्या करोगे? एक में तो हो जाएगा वाहिनिका और एक में हो जाएगा वाहिका। क्लियर? ये ऐसे नाम याद रख लेना, जिनके आर्ट्स है उनके लिए बता रहा हूं, साइंस वाले जानते हैं। अब काम की बात, जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो क्या है? तो दोस्तों जो वाहिनिका है वह कैसी है? तो दोस्तों वाहिनिकाएं होती हैं, ये लंबी बेलनाकार होती है, लंबी बेलनाकार होती है वाहिनिका। वाहिनिकाएं ऐसी लंबी बेलनाकार है, ट्रेकिड्स। और लंबी बेलनाकार जो ट्रेकिड्स हैं ये पादप की लंबाई के समांतर पाई जाती हैं। इन लंबी यानी खंबे के समान, अर्थात जाइलम में पाई जाने वाली खंबे के समान संरचना जो पानी को और खनिज लवणों को शीर्ष भागों तक पहुंचाती है, क्या कहलाती है? ट्रेकिड्स या वाहिनिका। इस वाहिनिका में क्या है दोस्तों? लिग्निन होता है, और लिग्निन के कारण ये कैसी होती है? मृत होती है। यह भी मृत है, यह भी मृत है, यह भी मृत है, तीनों घटक मृत हैं। अब इस लिग्निन के कारण इसमें क्या मिलते हैं दोस्तों? स्थूलन। स्थूलन अलग अलग प्रकार के हैं, जालिकावत, सोपानवत और जालिकावत, रेटिकुलेट, सोपानवत, स्केलिफॉर्म और जालिकावत, सोपानवत और विशेष प्रकार के सर्पिलाकार, इसमें स्थूलन पाए जाते हैं। काम क्या है? वाहिनिका खंबा है, जाइलम का खंबा है, और खंबे से क्या देगा? रास्ता देगा। किसको देगा? जल और खनिज लवणों को, यानी पौधे में जल और खनिज लवणों को शीर्ष तक पहुंचाने के लिए क्या मिलती है? वाहिनिका या ट्रेकिड्स। जीवित है या मृत? मृत। और मृत है तो आपको मैंने पहले ही बता दिया कि मृत्यु का कारण है पौधे में लिग्निन। जहां आपको यह शब्द मिल जाए लिग्निन, वहां कोशिका मृत हो जाती है, डेड हो जाती है, तो वाहिनिका डेड है। प्रमुख काम है पौधे को यांत्रिक सहारा देना, जल और खनिज लवणों को शीर्ष भागों तक पहुंचाना। कोशिका द्रव्य और केंद्रक नहीं होगा, क्योंकि मर गई तो केंद्र का क्या काम? मर गई तो जीव द्रव्य का क्या काम? तो मृत है, डेड है। फिर काम क्या है? यांत्रिक सहारा देना और जल और खनिज लवणों को पौधे के शीर्ष भागों तक पहुंचाना। किसका काम है? वाहिनिका। दूसरी क्या है? वाहिका, वेसल्स। वेसल्स ट्रेकिड्स के जैसी ही होती है, लेकिन वेसल्स का वाहिका थोड़ी बड़ी होती है। वाहिका का आकार बड़ा होता है और ये जल और खनिज लवणों को अधिक दक्षता से पादप के शीर्ष भागों तक पहुंचाती है। काम की बात, हमारे जो पादप है आवृतबीजी, उनमें पाई जाती है, लेकिन टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म पादपों में किसका अभाव होता है? वाहिका का अभाव होता है। टेरिडोफाइट क्या है? लोअर प्लांट्स। किससे? जिम्नोस्पर्म से। तो जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट यानी अनावृतबीजी और टेरिडोफाइट में वाहिका का अभाव होता है। अब जाइलम रेशे, रेशा जहां आ गया, मृत कोशिका है, और मृत कोशिका में क्या मिला दोस्तों? लिग्निन, अर्थात इसमें लिग्निन पाया जाता है। ये रेशे क्या है? दृढ़ है। ये रेशे क्या देते हैं? यांत्रिक सहारा देते हैं। जाइलम मर्दूतक जहां आ गया, इसका मतलब क्या है? जीवित है, सॉफ्ट है। और जीवित या सॉफ्ट होने का कारण क्या है? सेलुलोज का पाया जाना। सेलुलोज के कारण यह जीवित उत्तक है, इसमें कुछ भोजन का संचय होता है, और यह मुख्य रूप से क्या है? पादप के सभी भागों में पाए जाने वाला उत्तक है। कौन? जाइलम मर्दूतक। अब आ जाओ इधर, फ्लोएम को हमने क्या कहा? लेप्टोम। फ्लोएम को हमने क्या कहा? बाष्प उत्तक। चालनी नलिका और सहकोशिका। तो फ्लोएम की चालनी नलिका कैसी होती है? लंबी बेलनाकार होती है, लेकिन दोस्तों इनके बीच बीच में रिक्त स्थान होते हैं। इनके बीच बीच में क्या होते हैं? रिक्त स्थान। और रिक्त स्थान होने के कारण ये क्या करते हैं दोस्तों? रिक्त स्थान होने के कारण इनसे खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है। हम घर के अंदर जो चाय के लिए, चाय को छानने के लिए जो चालनी रखते हैं, वैसे ही ये चालनी है। चालनी क्यों है? इसमें छोटे छोटे छेद हैं, और इन छेदों से क्या है? भोजन का स्थानांतरण होता है एक कोशिका से दूसरी कोशिका में। कभी कभी सर्दियों में क्या हो जाता है दोस्तों? सर्दियों में कभी कभी इसके अंदर एक पदार्थ जम जाता है, उस पदार्थ का नाम क्या है? कैलोस। सर्दियों में कभी कभी एक पदार्थ कैलोस जम जाता है, और कैलोस क्या है? कार्बोहाइड्रेट। कैलोस एक कार्बोहाइड्रेट है जो जम जाता है।
जिसके कारण इनके छिद्र बंद हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही बसंत ऋतु आती है यह गुल जाता है और गुलने से छिद्र वापस खुल जाते हैं। यदि कैलोस घुले नहीं तो क्या नुकसान होगा? चालनी नलिका में रास्ता बंद हो जाएगा, निष्क्रिय हो जाएगी, काम नहीं करेगी। चालनी नलिका में उत्तक कैसा है? जीवित। कैसी कोशिका है दोस्तों? जीवित, क्योंकि इसमें क्या मिलता है? सेलुलोज। क्या मिलता है दोस्तों? सेलुलोज। सेलुलोज के कारण ये जीवित होती है। इसमें केंद्रक होता है? हाँ होता है, लेकिन परिपक्व अवस्था में इसका केंद्रक नष्ट हो जाता है। फिर किसका केंद्र काम आता है? सहकोशिका का। सहकोशिका का केंद्र काम आता है। अब सहकोशिका क्या है? तो चालनी नलिकाओं की बहन क्या कहलाती है? सहकोशिका कहलाती है। ऐसी दो कोशिकाएं जिनकी उत्पत्ति एक ही उत्तक से होती है, वे कौन कौन सी हैं? चालनी नलिका और सहकोशिका। सहकोशिका की उत्पत्ति भी विभज्योतक से होती है, सहकोशिका भी जीवित है। लेकिन जब चालनी नलिका का केंद्रक नष्ट हो जाता है तब इसके ऊपर सहकोशिका अपने केंद्रक के द्वारा इसका क्या करती है? नियंत्रण करती है। किसका? चालनी नलिका का। तो चालनी और सह यानी सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल दोनों बहनें हैं, सिस्टर हैं। दोनों की उत्पत्ति बोथ सिस्टर आर ओरिजिन ऑफ मेरिस्टेमेटिक, विविध जो उत्तक से उत्पन्न होती हैं। एक ही उत्तक से दोनों उत्पन्न होती हैं। एक बड़ी बहन है, दूसरी छोटी बहन है। एक बहन का केंद्र नष्ट हो गया तो दूसरी बहन का केंद्र उसका आकार क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। दोनों का काम क्या है? भोजन का वितरण करना पादप के विभिन्न भागों में। क्लियर? ये थोड़ी बड़ी होती है, चौड़ी होती है, अधिक दक्ष होती है, बनती सेलुलोज से ही है। फ्लोएम रेशे वही है दोस्तों, दर्दोतक रेशा होता है, सीधी बात है, और इससे पादप को यांत्रिक सहारा मिलता है। फ्लोएम मर्दूतक वही सेलुलोज से बना है, जीवित उत्तक है, इसका काम है भोजन का संचय करना। सुपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन चालनी नलिका और सहकोशिका से आता है। सहकोशिका का अभाव होता है किसमें? टेरिडोफाइट में और जिम्नोस्पर्म में सहकोशिका का अभाव होता है। इनके स्थान पर क्या पाई जाती है? एल्बुमिनस कोशिकाएं, और पाई जाती हैं किसमें? जिम्नोस्पर्म में और टेरिडोफाइट में। चालनी नलिका मैंने आपको बता दी, फ्लोएम रेशे बता दी, फ्लोएम मर्दूतक बता दिया। ये इंपोर्टेंट, सुपर इंपोर्टेंट है, जाइलम और फ्लोएम। इनसे एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है। आगे हम चलते हैं दोस्तों, तो विशिष्ट उत्तक आता है, और विशिष्ट में दो प्रकार के उत्तक आते हैं। कौन कौन से? ग्रंथियां आती हैं, एक तो बाह्य ग्रंथियां और दूसरी आंतरिक ग्रंथि। बाह्य ग्रंथि में क्या आता है दोस्तों? बाहरी ग्रंथि में आती है तेल ग्रंथि, और तेल ग्रंथि किसमें मिलती है? तेल ग्रंथियां तेल का संचय करते हैं, जैसे नींबू और संतरा। तो नींबू और संतरा में तेल का संचय करती हैं तेल ग्रंथियां। इसके अलावा साल्ट ग्रंथियां पाई जाती हैं जिनमें साल्ट बनता है। इसके अलावा और भी बहुत सी आंतरिक ग्रंथियां क्या है? तो आंतरिक ग्रंथियों में दो होती हैं, एक तो होती है लेटेक्स सेल, लेटेक्स सेल, लेटेक्स सेल, और एक होती है लेटेक्स वेसल्स, लेटेक्स वेसल्स। तो दोस्तों लेटेक्स सेल तो मिलती है आपके आंत में, कैलोट्रोपिस में, और लेटेक्स वेसल मिलती है पोपिया पोस्ट में, पोपिया पोस्ट में लेटेक्स वेसल। और इनमें तरल संचित होता है जिसको हम कहते हैं लेटेक्स। तरल पदार्थ होता है, तरल पदार्थ का नाम क्या है? लेटेक्स। दूध या पदार्थ होता है। ओके, तो यह हुआ आपका प्लांट टिश्यू। अब एग्जाम में कुछ क्वेश्चन पूछे हुए हैं, मैं वो क्वेश्चन करवा देता हूं आपको। देखो, प्रतियोगी परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन है। प्रतियोगी परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है, हिस्टोजन थ्योरी किसने दी? हिस्टोजन थ्योरी किसने दी? तो हिस्टोजन थ्योरी किसने दी दोस्तों? बताओ, बताया था थोड़ी देर पहले, हेप और हिस्टोजन, हेप और हेनस्टीन। यह थ्योरी किसने दी? हेनस्टीन ने दी। दूसरा क्वेश्चन आया है, पादप में जड़ों से जल और खनिज लवणों को शीर्ष भागों तक ले जाने का काम कौन करता है? तो शीर्ष भागों तक जल और खनिज लवणों को ले जाने का काम कौन करता है दोस्तों? तो वो करता है जाइलम। तीसरा क्वेश्चन है, पादप में भोजन का वितरण कौन करता है? तो पादप में भोजन का वितरण, भोजन का वितरण कौन करता है दोस्तों? पादप में फूड ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करता है दोस्तों? तो वो करता है फ्लोएम, फ्लोएम। ओके, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पादप में भोजन का संचय, पादप में भोजन का संचय करता है। तो भोजन का संचय किसमें होता है दोस्तों? तो वो होता है मर्दूतक में, और मर्दूतक को हम क्या कहते हैं? पैरेन्काइमा।
तो पैरेन्काइमा का काम क्या है? भोजन का संचय करना। अगला काम है पादप को यांत्रिक लचीलापन, अर्थात टूटने से रोकता है। तो यांत्रिक लचीलापन कौन देता है दोस्तों? तो पादप को यांत्रिक लचीलापन देता है एक उत्तक जिसका नाम क्या है? स्थूल कोणोत्तक। स्थूल कोणोत्तक यह पादप को यांत्रिक लचीलापन देता है। इसको हमने क्या कहा? कोलन काइमा। एक क्वेश्चन बनता है लेप्टोम या बास्ट। लेप्टोम या बास्ट किसका नाम है? तो लेप्टोम या बास्ट किसका नाम है दोस्तों? तो आप कह देना फ्लोएम का। किसका नाम है? फ्लोएम का। एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों हेड्रोम। हेड्रोम किसका नाम है? तो हेड्रोम नाम है दोस्तों जाइलम का। जाइलम को क्या कहते हैं? हेड्रोम। एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों चालनी नलिका। चालनी नलिका यानी क्या? चालनी नलिका सिव ट्यूब। और दूसरा क्या है? सहकोशिका। चालनी नलिका और सहकोशिका कौन से उत्तक का भाग है? तो आपको क्या कहना है? फ्लोएम का। फ्लोएम उत्तक में क्या मिलती है? सिव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल, चालनी नलिका और सहकोशिका। एक क्वेश्चन बनता है टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म में। टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म में किसका अभाव होता है? कौन सी नलिका का? तो आप कह देना सहकोशिका का। सहकोशिका का टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म में क्या होता है दोस्तों? अभाव होता है। एक क्वेश्चन बनता है पोपी या पोस्ट में लेटेक्स वेसल, यानी लेटेक्स वेसल। लेटेक्स वेसल किसमें पाई जाती है? तो लेटेक्स वेसल किसमें पाई जाती है दोस्तों? पोस्ट। पोस्ट को क्या कहते हैं? पोपी। पोपी या पोस्ट में क्या पाई जाती है? लेटेक्स वेसल। लेटेक्स बना रहता है। एक क्वेश्चन क्या बनता है दोस्तों पादप में पाए जाने वाला यूनिवर्सल उत्तक। यूनिवर्सल यानी सभी भागों में पाए जाने वाला उत्तक कौन सा है? तो पादप में पाए जाने वाला यूनिवर्सल उत्तक, सभी भागों में पाए जाने वाला उत्तक कौन है दोस्तों? विभज्योतक। और विभज्योतक में कौन सा दोस्तों? मर्द उत्तक। यह पैरेन्काइमा है जो सभी भागों में मिलता है, पादप के सभी भागों में मिलता है। क्लियर? इसके अलावा जटिल उत्तक के नाम क्या है? तो आपको कोई पूछ ले कि जटिल उत्तक क्या है? कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो जटिल उत्तक के दो नाम है। एक का नाम तो क्या है दोस्तों? जाइलम, और दूसरे का नाम क्या है? फ्लोएम। तो ये एग्जाम में कुछ क्वेश्चन है जो पूछे हुए हैं, मैंने आपको इनके बारे में बताया है। जाइलम और फ्लोएम सुपर इंपोर्टेंट, इनसे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है किससे? यदि कॉर्पर कैपे से पूछे तो कॉर्पर कैपे थ्योरी का सिद्धांत किसने दिया था? स्वीट ने। और ट्यूनिका कार्पस किसने दिया था? स्मिथ ने। प्रतियोगी परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है ट्यूनिका कार्पस। ट्यूनिका कार्पस, ट्यूनिका कार्पस सिद्धांत किसने दिया? तो ये सिद्धांत दिया था स्मिथ ने। ये एग्जाम में आरपीसी ने पूछा था ये क्वेश्चन। स्मिथ 1924 ने ये सिद्धांत दिया था। तो ये हुआ दोस्तों प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू को मैंने सरल भाषा में सीधे सीधे शब्दों में समझाने की कोशिश की है। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करें जिससे आपको अगला नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों आपको यदि मेरा टॉपिक अच्छे लगते हैं तो कमेंट्स में अपने विचार जरूर बताइएगा। धन्यवाद।